हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का प्रगतिहासिक एवं आद्य इतिहास प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के नाम की बुक पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएसई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 9 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 9 प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हमारी हड़प्पा सभ्यता? तो अचानक से पैदा नहीं हुई थी ये सभ्यता हमारी, बल्कि इसके पीछे एक लंबी तैयारी, छोटे छोटे गांव से शहर बनने की कहानी छुपी हुई है। तो चलिए आज जानते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो हमारी एयरली हड़प्पन फेज है उसके जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई थी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता चरण परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से पहले का दौर है। समय लगभग 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। तो स्टूडेंट, समय था हमारा 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच का, और यह हमारा वो दौर था जब छोटे छोटे गांव और बस्तियां धीरे धीरे संगठित होकर नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ रही थी। तो यह काल उस प्रक्रिया का द्योतक है जिसमें छोटे छोटे गांव और बस्तियां विकसित होकर आगे चलकर नगरीय सभ्यता में बदली। तो इसे हम सभ्यता की या फिर तैयारी का दौर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिएगा, आप हजारों साल पहले किसी गांव में खड़े हैं, लोग वहां पर खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और मिट्टी के बर्तन भी बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो गांव थे ये इतने विकसित हो रहे हैं कि कल को ये एक बड़े नगर में बदल जाएंगे। यही था हमारा प्रारंभिक हड़प्पा काल। तो चलिए, ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शब्दावली का। अब हम बात कर लेते हैं शब्दावली के बारे में। तो प्रारंभिक हड़प्पा शब्द का प्रयोग उन संस्कृतियों के लिए किया जाता है जिनमें हड़प्पाई सभ्यता के लक्षण तो दिखते हैं लेकिन वे पूरी तरह विकसित नहीं थे। तो स्टूडेंट, प्रोटो हड़प्पा या हमारा प्रारंभिक हड़प्पा हम वो संस्कृतियां हैं जिनमें जो हड़प्पा सभ्यता के जो हमें लक्षण तो देखने को मिल जाते हैं लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। जैसे कि बीज तो बोया जा चुका है लेकिन पेड़ अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, तो इसे ही हम प्रोटो हड़प्पा भी कहा जाता है। तो यही था हमारी शब्दावली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रारंभिक हड़प्पा के चरण। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक हड़प्पा के चरण के बारे में। तो पुरातत्वविदों ने कई क्षेत्रों में विभिन्न चरणों की पहचान की है। तो जो पुरातत्वविद है उन्होंने कई क्षेत्रों में अलग अलग चरण पहचाने हैं, जैसे कि हमारा आम्रनाल काल होगा जो कि हमारा सिंध क्षेत्र में है, दम सादात काल होगा जो कि हमारा बलूचिस्तान में है, कोट दीजी काल होगा जो कि हमारा सिंध में है, सोदी सीसवाल काल होगा जो कि हमारा हरियाणा और पंजाब में है। और इससे अलग भी अनेक बहुत सारे हैं, जैसे कि कालीबंगन हो गया, बनावली हो गया, कुनाल हो गया, सोती हो गया। ये सभी हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारे प्रारंभिक हड़प्पा के चरण माने गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे आम्रनाल काल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आम्रनाल काल का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था। तो ये हमारा सिंध और बलूचिस्तान का क्षेत्र था आम्रनाल काल का। और इस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं थी? यहाँ की विशेषताएं थी कच्ची मिट्टों से बने मकान हमें यहाँ पर देखने को मिले। साथ ही यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन देखने को मिल जाते हैं जिन पर लाल सतह पर काले चित्र थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कृषि व पशुपालन भी हमें देखने को मिला, और यही हड़प्पा संस्कृति का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है।
तो स्टूडेंट, गांव की गलियों में छोटे छोटे कच्चे घर है, महिलाएं चाक पर बर्तन बना रही है और खेतों में लोग हल चला रहे हैं। यही दृश्य हमारे आम्रनाल संस्कृति का था। तो यही थी हमारी आम्रनाल संस्कृति। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है दंभ सादात काल। तो दंभ सादात काल के सबसे पहले हम स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्थल था वो था हमारा बलूचिस्तान का। तो बलूचिस्तान इसका स्थल था, इसकी कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषताओं में हम देखेंगे मिट्टी के बड़े भंडारण पात्र हमें यहाँ पर देखने को मिले, जिन्हें हम स्टोरेज जार्स भी कहते हैं। और यहाँ पर हमें पत्थर के औजार और तांबे की वस्तुएं भी उपयोग में लाई गई दिखाई दी। और यहाँ पर हमें कृषि के प्रमाण भी मिल जाते हैं, यानी कि इस समय खेती भी होनी शुरू हो चुकी थी। तो यही था हमारा दंभ सादात काल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा कोट दीजी काल आता है। तो कोट दीजी काल पे जो स्थल थे उसमें कोट दीजी आता है, जो कि हमारा सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, ये हमारा कोट दीजी काल का एक स्थल था। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? विशेषताएं थी यहाँ पर मजबूत किलेबंदी और दीवारें पाई जाती है। साथ साथ यहाँ पर मिट्टी के लाल भूरे बर्तन यानी कि धूसर पात्र हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी देखा गया है। और ये जो चरण था ये परिपक्व हड़प्पा की ओर संक्रमण दर्शाता है। तो यही काल हमारा मेच्योर हड़प्पन की ओर बढ़ने का ट्रांजिशन फेज था। तो किलों की दीवारें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और गांव से कस्बे की ओर बढ़ता हुआ जीवन ही हमारा कोट दीजी काल का जीवन था। तो ये तो हमारा कोट दीजी काल हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है सोथी सिसवाल काल। अब हम बात कर लेते हैं सोथी सिसवाल काल के बारे में। तो यहाँ का जो क्षेत्र था वो था हरियाणा पंजाब का क्षेत्र। हरियाणा पंजाब का क्षेत्र ही हमारा सोथी सिसवाल काल का क्षेत्र था। और यहाँ के जो बर्तन थे वो लाल सतह पर काले रंग की आकृतियों वाले ही पाए गए थे, यानी कि यहाँ पर भी हमें धूसर पात्र देखने को मिले थे। कृषि में यहाँ पर गेहूं, जौ, बाजरा के अवशेष हमें मिले हैं। और साथ ही यहाँ से हमें तांबे के औजार भी देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे प्रारंभिक हड़प्पा काल के शुरुआती चरण। लेकिन कहानी हमारी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि आगे हम देखेंगे कि जो हमारे कालीबंगन, बनावली, कुनाल जैसी जो अवशेष है, वहां पर हम जानेंगे कि गांव से नगर बनने की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। तो ये तो हमारे सोती सिसवाल काल हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वह हमारा आता है कालीबंगन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा राजस्थान का क्षेत्र आता है। और यहाँ की विशेषता क्या थी? यहाँ पर कच्ची मिट्टी से बने मकान हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर खेतों की जुताई के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जो हल की रेखा है वे हमें देखने को मिल जाती है, जो कि सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ पर खेती विकसित हुई थी। तो मिट्टी के चित्रित बर्तन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यही था हमारा कालीबंगन। कालीबंगन के बाद हमारा नेक्स्ट आती है बनावली। बनावली का जो क्षेत्र था वो भी हमारा हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ की जो विशेषताएं थी वो थी दोहरी सांस्कृतिक परतें, यानी कि प्री हड़प्पा और मेचर हड़प्पा दोनों ही यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर लाल बर्तन, कृषि और तांबे के औजार के अवशेष भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये हमारी बनावली हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा सोती। सोती का जो क्षेत्र था यह भी हमारा पंजाब हरियाणा के मध्य का क्षेत्र था। और यहाँ की जो विशेषताएं थी उसमें हमें सोती वेयर यानी कि एक विशेष प्रकार के जो बर्तन थे वे हमें यहाँ पर देखने को मिले। और साथ ही कृषि के साथ साथ यहाँ हमें शिकार भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही के प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये तो हमारा सोथी हो गया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आती है कुनाल। कुनाल के बारे में हम बात करते हैं। कुनाल का जो हमारा क्षेत्र था ये हमारा फतेहाबाद यानी कि ये भी हरियाणा का क्षेत्र था। और यहाँ की विशेषताएं थी आभूषण, तांबे के औजार, मिट्टी के लाल बर्तन और यहाँ से सोने और चांदी के आभूषण भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल जाता है जो सोने और चांदी के आभूषण की धातु है ये भी यहाँ के प्रयोग की उन्नति को दर्शाते हैं। तो ये तो हमारा कुनाल हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है गुजरात की पूर्व हड़प्पा सब संस्कृतियाँ। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की कुछ पूर्व हड़प्पन संस्कृतियों के बारे में, जिसमें हमारे कुछ प्रमुख स्थल आते हैं जैसे कि रनकोट, लोथल के आसपास के स्थल। तो इस जो ये हड़प्पा संस्कृति थी, पूर्व हड़प्पा संस्कृतियाँ, यहाँ की विशेषताएं क्या क्या थी? तो यहाँ की विशेषताओं में हम देखते हैं कृषि, पशुपालन और समुद्री व्यापार की शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यानी कि ये वह दौर था जब हमारा समुद्री जो व्यापार जो था वो हमारा विकसित हो चुका था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय डिजाइन भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन थे वे भी ज्यामितीय डिजाइन वाले जो अवशेष है वे हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये तो हमारी गुजरात की पूर्व हड़प्पा संस्कृति हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और संक्रमण कालीन चरण।
तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की मुख्य उपलब्धि के बारे में बात कर लेते हैं। तो गांव से नगर की ओर विकास, कृषि, पशुपालन और धातु उपयोग। तो यहाँ पर गांव से नगर की ओर विकास होने लगा, खेती होती थी, साथ साथ पशुपालन और धातुओं का प्रयोग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें भी हमें विविधता देखने को मिली। कहीं पर हमें भूरी मिट्टी वाले काले रंगों से ज्यामितीय डिजाइन मिले, कहीं पर हमें विशेष प्रकार के बर्तन मिले। तो यहीं पर साथ ही हमें किलेबंदी और बस्ती नियोजन की शुरुआत भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। तो यही जो आधार था, यही आगे चलकर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जो कि हमारी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के नगरीकरण की एक नींव था, वो एक नींव के रूप में बनकर उभरा। तो यही था हमारा प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और संक्रमण कालीन चरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम देखेंगे प्रारंभिक हड़प्पा चरण हमें उस सामाजिक आर्थिक विकास की जानकारी देता है जिसने आगे चलकर विश्व की महान नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया। यानी कि जो प्रारंभिक हड़प्पा काल था वो हमारा वह समय था जब सामाजिक आर्थिक विकास की नींव पड़ी ही थी। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रारंभिक संस्कृतियां थी, लेकिन सभी में कृषि, बस्ती नियोजन और बर्तनों में समानता दिखाई देती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियां तो थी, लेकिन सब में खेती, बस्ती नियोजन और बर्तनों में हमें समानता देखने को मिल जाती है। इसलिए इसे सभ्यता की तैयारी का काल कहा जाता है। तो इसे ही हम सभ्यता की तैयारी का काल या पूर्व हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि अगर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता एक भव्य महल थी, तो जो प्रारंभिक हड़प्पा काल है वो उसकी मजबूत नींव थी। और ये जो नींव थी ये इतनी गहरी थी कि उसने विश्व की महानतम सभ्यताओं में से भी एक को जन्म दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो हमारा यूनिट नंबर 4 का ही रहने वाला है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अभी तो हमने बात करी हमारे पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि लगभग जो हमारा 4500 साल पहले की भारत है, उसकी धरती पर एक ऐसी नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी जो न कि सिर्फ अपने समय से आगे थी, बल्कि जिसकी एक झलक हमें आज की मॉडर्न अर्बन प्लानिंग में भी देखने को मिलती है। तो आइए चलते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता यानी कि मेच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक रोमांचक यात्रा पर। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे विकसित हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण, समय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो समय की बात थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के जो बीच का समय था, ये विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यताओं में से एक सभ्यता का समय था। यहाँ की विशेषता क्या थी? सुव्यवस्थित नगर, मानकीकृत संस्कृति, उन्नत शिल्प और व्यापार। तो यहाँ की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण इसे विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में गिना जाता है। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए एक शहर जहाँ पर सीधी चौड़ी सड़कें हैं, हर घर के साथ नाली जुड़ी हुई है और लोग कपास के वस्त्र पहनते थे। यह कोई आधुनिक शहर नहीं था, बल्कि यह हमारा 4500 साल पुराना हड़प्पा शहर था। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उद्गम का। अब हम बात कर लेते हैं उद्गम के बारे में। तो यह सभ्यता प्रारंभिक हड़प्पा 3300 से 2600 ईसा पूर्व की आधार भूमि पर विकसित हुई। गांवों और कस्बों से नगरों का विकास। तो जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, इसको ये हम प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की नींव पर ये हमारी विकसित हड़प्पा सभ्यता बनी थी। यानी कि इससे पहले के चैप्टर में जो हमने प्रारंभिक हड़प्पा के बारे में बात करी थी 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईसा पूर्व की, उसी के कारण ही हमारी जो ये विकसित हड़प्पा सभ्यता है इसका विकास हो चुका था। यहाँ पर जो गांव और कस्बे थे वे मिलकर एक नगर बनाने लगे और साथ ही स्थानीय नवपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृतियों और पड़ोसी क्षेत्रों के संपर्क से यहाँ पर देखने की प्रेरणा मिल जाती है। तो ये था हमारा उद्गम। उद्गम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था परिवर्तन के साथ निरंतरता। तो अब हम बात कर लेते हैं परिवर्तन के साथ निरंतरता की। तो कई प्रथाएं प्रारंभिक हड़प्पा से चली, जैसे मिट्टी के बर्तन, कृषि, पशुपालन। कुछ पुरानी परंपराएं जारी थी, जैसे कि हमारी मिट्टी के बर्तन हो गए, खेती हो गई, पशुपालन हो गया। लेकिन पुरानी के साथ साथ कुछ नए परिवर्तन भी आए थे, जिनमें हमारा नगर नियोजन, व्यापार का विस्तार, लेखन प्रणाली और धातु विज्ञान हमें देखने को मिल जाता है। तो यही था हमारा परिवर्तन के साथ निरंतरता।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हड़प्पा वासियों का बंदोबस्त पैटर्न। तो एक बंदोबस्त पैटर्न है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हड़प्पाई बस्तियां आमतौर पर नदी घाटी और उपजाऊ क्षेत्रों में, तो यहाँ के जो हड़प्पा के जो नगर होते थे वे हमारे नदियों घाटी और उपजाऊ क्षेत्रों में पाए जाते थे। यहाँ के जो मुख्य नगर है उसमें हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, धोलावीरा आता है, राखीगढ़ी आता है, कालीबंगन आते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे मुख्य नगर है जो कि हमारे हड़प्पा के मुख्य नगर माने जाते हैं। यहाँ पर जो गांव कस्बे से नगरों से जुड़े थे और यहाँ पर कृषि और शिल्प का आधार था। यानी कि जो यहाँ पर नदी घाटियों के उपजाऊ क्षेत्रों में ये बस्तियां बसी थी, तो यहाँ पर कृषि ऑफकोर्स होनी ही थी। तो ये था हमारा हड़प्पा वासियों का बंदोबस्त पैटर्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शहरीकरण और मानकीकरण, जो कि हमारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला। तो सबसे पहले हम नगर नियोजन देखेंगे जिसमें हमारा ग्रिड पैटर्न सीधी सड़कों का जाल देखने को मिला। तो नगर नियोजन था हमारा सीधी सड़कों का एक जाल। यहाँ पर समान प्रकार के बर्तन, ईंटें और वजन पूरी क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही इसी सभ्यता का सांस्कृतिक एकीकरण और नियंत्रण हमें देखने को झलकता है। तो ये जो सांस्कृतिक एकीकरण और केंद्रीकरण का प्रमाण है ये हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिएगा, ऊपर से देखने पर पूरा शहर जैसे शतरंज की बिसात की तरह दिखता हो, चौकोर ब्लॉक, सीधी गलियां और हर जगह एक जैसी ईंटें। यही था हमारा हड़प्पाई नगर नियोजन। तो ये था हमारा शहरीकरण और मानकीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नगर नियोजन का। तो अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा के नगर नियोजन के बारे में। तो जो हमारा हड़प्पा नगर था वो हमारे दो भागों में बटा होता था। तो दो भाग कौन कौन से होते थे, जिसे हमारा पहला तो था गडीला बाग, जो कि हमारा प्रशासनिक धार्मिक केंद्र था। इसे हम नगर दुर्ग भी कहते थे। आप याद रखिएगा, इसे हम नगर दुर्ग भी कहते थे। और यहाँ पर ये जो भाग होता था ये हमारा प्रशासनिक धार्मिक केंद्र होता था। आप एक तरीके से इस तरीके से मान के चलिए, एक ये इस टाइप से है और एक ये इस टाइप से। तो ये जो हमारा ये वाला हिस्सा होता था ये हमारा प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र का होता था, इसलिए हम इसको नगर दुर्ग कहते थे। और ये हमारा ऊंचा भाग होता था, ऊंचाई पर होता था, इसलिए यहाँ पर जो जगह थी वो कम थी और वे प्रशासनिक धार्मिक केंद्र यहाँ पर होते थे। दूसरा आता है हमारा निचला भाग, इसे हम निचला नगर भी कहते हैं या लोअर टाउन भी कहते हैं। यहाँ पर जो आवास से क्षेत्र था यानी कि जो आम जनता थी वो हमारे नगर दुर्ग में रहती थी। ये लंबा होता था लेकिन ये निचाई में होता था। तो यहाँ की जो सड़कें थी वे सड़कें थी सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि यहाँ की जो सड़कें थी वे सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस टाइप से कुछ यहाँ की सड़कें होती थी, यहाँ पर घर होते थे। ये इस टाइप से कुछ हमारे हड़प्पा सभ्यता थी। और नालियों और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था भी यहाँ पर देखी गई। हर घर से अपनी एक एक नाली निकली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और साथ ही जो यहाँ के मकान होते थे वे कच्ची पक्की ईंटों के बने होते थे। तो यही था हमारा हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निर्वाह और अर्थव्यवस्था का। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाह और अर्थव्यवस्था यानी कि आजीविका का। तो इसका मुख्य आधार था हमारा कृषि। कृषि के साथ साथ पशुपालन और यहाँ पर हमारा व्यापार भी हमें देखने को मिल जाता है। फसलों में हमें गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, तिलहन, कपास यानी कि जो फसलें थी वे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी इस समय पर। और पशुपालन में हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी यानी कि पशुपालन भी जो था वो भी विकसित हो चुका था। अन्य ऐसे जंगली जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर लिया था। सिंचाई के प्रमाण में हमें देखने को मिले यहाँ पर नगरें देखने को मिले, नहरें देखने को मिले, कुएं देखने को मिले। तो स्टूडेंट आप सोचिए, एक किसान सुबह अपनी खेती में हल चला रहा है, दूसरी तरफ कोई महिला सूत काट रही है और कुछ लोग बाजार में अनाज का लेन देन कर रहे हैं। यही था उस समय की हमारी अर्थव्यवस्था। तो यही था हमारा निर्वाह और अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उद्योग का। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं उद्योग के। तो मुख्य उद्योग में हम देखेंगे मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, धातु शिल्प, वस्त्र, इन सभी के हमारे जो उद्योग थे ये मुख्य रूप से यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। कच्चा माल यहाँ पर स्थानीय और विदेशी क्षेत्रों से लाया जाता था। और साथ साथ जो प्रसिद्ध होते थे वो यहाँ पर जो प्रसिद्ध था वो था लाल मिट्टी के बर्तन, मन के उद्योग, लाल लसलेन, धोलावीरा में जो कि हमारे पाए जाते थे। तो ये हमारे विश्व प्रसिद्ध विशेष प्रसिद्ध उद्योग थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था तांबा कांस्य धातु विज्ञान। अब हम बात कर लेते हैं तांबा कांस्य धातु विज्ञान के बारे में। तो तांबा और कांस्य से औजार, हथियार और आभूषण बनाए जाते थे। साथ साथ कांस्य प्रतिमान जैसे कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई बालिका ये हमें देखने
देखने को मिले, इसके अवशेष देखने को मिले हैं। तो ये हमारी सबसे कांस्य प्रतिमाएं, सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाओं में से देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर सोना चांदी के प्रयोग आभूषणों में भी यूज किए गए हैं, उनके भी अवशेष मिले हैं। तो ये था हमारा ताबांग कांस्य धातु विज्ञान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शैल कलाकृतियां या शिल्प और कलाकृतियां। तो यहाँ पर हमें पत्थर से बनी मूर्तियां और औजार देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का जो पुरानी राजा प्रेस्ट किंग का जो हमें मूर्तियां मिली है, वो इसका एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जिसे हम पुजारी राजा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमारी शैल कलाकृति हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है पत्थर यानी कि पाषाण। तो यहाँ पर चर्ट, क्वार्टर और अर्ध मूल्यवान पत्थर से औजार और मनके बनाए जाते थे। साथ साथ स्टेटाइट से मोहरें भी यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो मोहरों का निर्माण था वो भी इस समय में शुरुआत हो चुका था। मोहरों का उपयोग इसलिए किया जाता था, जैसे अगर वे व्यापार करते थे तो वे उसके ऊपर कुछ मिट्टी की मोहरें लगा देते थे। मिट्टी से या स्टेटाइट से वे मोहरें बना देते थे। मोहरे से उनको यह पता लग जाता था अगर जहाँ पर दूसरी जगह पे सामान पहुँचाया गया है, वहाँ पर अगर वो मिट्टी की मोहरें टूटी या स्टेटाइट की मोहरें टूटी हुई पाई जाती थी, तो उससे साबित हो जाता था कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसको खोला गया है। और अगर यही मोहरें प्रॉपर ऐसी ही लगी रहती थी, तो उससे ये साबित हो जाता था कि इस सामान के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ किया नहीं गया है, ये जैसा मंगाया था वैसे ही ये सामान आया है। तो यही था हमारा पत्थर पाषाण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा व्यापार का आता है। व्यापार में हम देखते हैं व्यापार हमारे दो तरीके से बढ़ा। पहला हमारा आंतरिक व्यापार जो कि गांव और नगर के बीच में होता था। दूसरा हमारा बाहरी व्यापार भी बढ़ा। इसमें हम मेसोपोटामिया, फारस, बैरिन, ओमान इन सभी क्षेत्रों से व्यापार करते थे। किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? कपास, मसाले, मनके धातु, इन सभी वस्तुओं का व्यापार हमें देखने को मिला है। परमान हमें कहाँ से देखने को मिले? परमान हमें यहाँ से देखने को मिले जो हमारा मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, वहाँ पर हमें हड़प्पाई मोहरें देखने को मिली है। तो यही साबित करती है कि जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया में भी हड़प्पा का चल रहा था। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए गुजरात का कोई व्यापारी समुद्र किनारे खड़ा है, जहाज में मनके और कपास लाद रहा है और दूर दक्षिण एशिया तक माल भेज रहा है। यही था हमारा हड़प्पा का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यही था हमारा व्यापार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था हड़प्पा लिपि का। तो अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा लिपि के बारे में। यहाँ पर हमें चित्रलिपि स्वरूप देखने को मिल जाता है, जो कि अभी तक हमारा अपठनीय है। और लिपि मुख्य रूप से मोहरों, बर्तनों और ताम्रपट्टों पर ही हमें देखने को मिल जाती है। तो जो हड़प्पा लिपि है वो आज तक भी अपठनीय है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो यही थी हमारी हड़प्पा लिपि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हड़प्पा संस्कृति के उत्खनित स्थल। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ उन प्रमुख उत्खनन स्थल के बारे में जो कि हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो कि हमें पंजाब पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें अनाज भंडार, मकान, मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं। दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो जो कि हमारा सिंध क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर हमें महान स्नानागार देखने को मिले। और जो ये महान स्नानागार होते थे, इन पे किसी विशेष अवसर पर ही स्नान किया जाता था। और यहाँ पर नाली और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था हमें देखने को मिली। ये तो हमारा मोहनजोदड़ो हो गया। इसके बाद हमें कालीबंगा से मिले कुछ अवशेष जो कि हमारा राजस्थान में है। यहाँ पर हमें हल की जुताई के प्रमाण मिले, यानी कि यहाँ पर खेती होती थी। अग्निकुंड मिले, यानी कि यहाँ पर यज्ञ वगैरह भी होने शुरू हो गए थे। तो ये हमारा कालीबंगा हो गया। इसके बाद फोर्थ आया हमारा आलमगीरपुर, जिसमें हम जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर हमें सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा मिली। और मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है धोलावीरा, जो कि हमारा गुजरात में पाया गया है। यहाँ पे हमें जल प्रबंधन प्रणाली देखने को मिल जाती है। और जहाँ के जो नगर थे वे हमारे 3 भागों में बटे हुए थे। नेक्स्ट आया हमारा सोरकोटड़ा, जो कि हमारा गुजरात में पाया जाता है। और यहाँ पर हमें घोड़े के जो अस्थि होते हैं उनके अवशेष यहाँ पर सोरकोटड़ा में देखने को मिले। उससे नेक्स्ट आया हमारा पादरी। पादरी भी हमारा गुजरात में ही है, और यहाँ पर भी हमें मिट्टी के बर्तन और कृषि उपकरण देखने को मिले। नेक्स्ट आता है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है। ये हमारा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, यानी कि ये हमारा मोहनजोदड़ो से भी बड़ा हड़प्पा स्थल है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल माना जाता है। यहाँ पर हमें कब्रिस्तान और अनाज भंडार भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही था हमारा राखीगढ़ी। इसके बाद आता है हमारा बरौर। बरौर भी हमारा राजस्थान में ही है, और यहाँ पर हमें किले, बंधु और आवासीय व्यवस्था भी देखने को मिल जाती है। तो यही थे हमारे कुछ प्रमुख उत्खनन स्थल, जहाँ से हमें जो जो चीजें प्राप्त हुई है वे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे परिपक्व हड़प्पा काल विश्व की पहली नगरीय सभ्यताओं में से
एक था। तो जो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता में से एक है वो हमारा परिपक्व हड़प्पा काल भी आता है। इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी नगर नियोजन, मानकीकरण, व्यापार, धातु विज्ञान और कला। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको समृद्ध किया और जो आगे की ऐतिहासिक सभ्यता है उसके लिए भी आधार तैयार किया या फिर उसके लिए भी नींव रखी। तो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो केवल ईंट पत्थर की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानवता की उस अद्भुत रचना का एक प्रतीक थी जहाँ पर हमें विज्ञान, कला, व्यापार और संस्कृति ने मिलकर इतिहास रचा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहाँ हम बात करेंगे हमारे फोर्थ यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।